स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड सभी एक साल वाले एक वर्षीय जो ट्रेड हैं उनकी जो सीरीज स्टार्ट हुई थी पूरे निमी क्वेश्चंस की अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन है। तो उस सीरीज में हम लोग 8 पार्ट अभी तक कर चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 9। ठीक है, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चंस ही हैं सारे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए निमी एंड भारत स्किल्स के ही सभी क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 9 हम लोग करेंगे एंड सभी पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पार्ट से हमने आपके लिए रखा है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को इस तरह से हिट कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड लास्ट में हम आपको इन सभी का पीडीएफ भी शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम लोग 148 क्वेश्चंस कर चुके हैं 8 पार्ट में। आज हम लोग 149 से स्टार्ट करेंगे। इसमें वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब को लगता है कि वीडियो यूजफुल है एंड हेल्पफुल है, तो वो और कैंडिडेट्स और ट्रेनीज और स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाती है सेम वीडियो, जिससे और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सकेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर। प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड होती है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, उसमें ABC का क्या अर्थ होता है? एयरवे ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन, या एयरवे ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो ABC का मतलब फर्स्ट एड में होता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, अगर कोई कहीं बेहोश हो जाता है, किसी कुछ अनहैपनिंग होती है, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? जो एयरवे है एयर का, वो आप वहाँ पे क्लियर करते हैं, हवा प्रॉपर मिले। ठीक है, ब्रीदिंग यानी सांस चल रही या नहीं, एंड सर्कुलेशन, ये 3 चीज़ें आप चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इसी चीज़ को, जो AB है, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्टर ABC। डॉक्टर भी मतलब होता है, D फॉर होता है डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, ABC मीन्स एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। कोई भी डेंजर है तो आपको सबसे पहले रिस्पांस में क्या चीज़ें करनी है? ये चीज़ें करनी होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 150, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल जितने भी CBT एग्जाम हुए थे अप्रॉक्स, ये हर दूसरे दिन पहले दिन जो भी है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में ये पूछा ही जाता था। यानी किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? एबव 30 यानी 30 डेसिबल से ऊपर, एबव 80, एबव 100 या एबव 120। तो यहाँ पे एक हम आपको चार्ट दिखाएंगे। इसमें आप देखिए जो नॉइज़ लेवल है 30, 40, 50, 70, 75, ठीक है, 80, यहाँ से डेंजर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 85 डेसिबल जो है हार्मफुल है, यानी 80 से एबव जहाँ हम पहुँच गए वहाँ पे क्या हो जाता है? साउंड लेवल जो है वो हार्मफुल हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हैवी ट्रैफिक, विंडो एयर कंडीशनर, नॉइज रेस्टोरेंट, पावर लान, ठीक है, इन सब जगहों पे ऐसी नॉइज़ मिलती है। जो हमारे घरों पे जनरली नॉइज़ रहती है वो रहती है 40 डेसिबल के आसपास। ठीक है, तो एबव 80 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे खतरनाक हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेगा वो साउंड। अगला क्वेश्चन है 151, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? टेलीग्राफ से, सीस्मोग्राफ से, ऑसिलोग्राफ से, या बार ग्राफ से? तो भूकंप को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सीस्मोग्राफ। ऑप्शन बी आपका सीस्मोग्राफ यहाँ पे यूज होता है। कुछ इस तरह का इसका एक मॉडल दिखता है, ये इसका बेस है, यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ये एक वेट लगा होता है, ये फ्रेम हैंड, ये एक उससे वायर कनेक्टेड है। तो जैसे ही भूकंप आता है, भूकंप के झटके से पहले जो भूकंप का जो आपका नापना होता है तीव्रता, वो ये माप के बता देता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। या कई बार आपको ये हिंदी में जब देखने को मिलेगा, यहाँ प्रॉपर लिखा रहेगा भूकंप मापी यंत्र, तो आप लोग ऐसे ही नहीं गलत करेंगे, इसको आसानी से आप लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 152, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है? हेलमेट से, गॉगल्स यानी चश्मे से, ग्लव्स यानी दस्ताने से, या मास्क से? तो हेड की सुरक्षा हम किससे करते हैं? हेलमेट से करते हैं। कुछ इस तरह का हेलमेट आपको इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ए हेलमेट। आइज का प्रोटेक्शन चश्मे से, हैंड्स का प्रोटेक्शन ग्लव्स से, एंड नोज या रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोटेक्शन मास्क से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 153, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन है। तो देखिए स्टारवेशन मतलब बेसिकली होता है भूख, वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है, या भूखा होना।
तो यहाँ पे जो फायर फाइटिंग होती, कोई भी जो फायर होती ना, अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, 3 चीज़ें होती हैं, एक होती हीट, एक होता है फ्यूल, ठीक है, एंड एक होता है ऑक्सीजन। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं मिलती हैं कहीं भी आग आपकी नहीं लगती है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में से जिस एक चीज़ को हम निकाल देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। आप फ्यूल हटा देंगे, आग बुझ जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन और हीट नहीं जलेगी। आप हीट को एलिमिनेट कर देंगे, आग बुझ जाएगी। आप वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। हीट रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग, ठीक है। फ्यूल को रिमूव करना, यानी आग क्या है, आग जब जल रही है तो उसे फ्यूल चाहिए कंटिन्यू जलते रहने के लिए। तो अगर हम फ्यूल को एलिमिनेट कर दें तब भी आग बुझ जाती, इसी को बोलते हैं स्टारवेशन। मतलब जो आग लगी है उसको हमने क्या किया, फ्यूल दिया ही नहीं, वो भूख से मर गई है, ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पे फ्यूल नहीं था इसलिए आग बुझ गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्टारवेशन, अगर हम फ्यूल को एलिमिनेट करते हैं। एंड एक होता है स्मूथनिंग, आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं पिक्चर के माध्यम से। देखिए, कूलिंग यानी रिमूवल ऑफ हीट, आप पानी डाल देते हैं, आग बुझ जाती है, या कोई और चीज़ से आग लगी तो आप किसी और चीज़ से उसे कूल करते हैं। स्मूथनिंग मतलब होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज वहाँ किसी तरह से आप रिमूव करिए। जैसे ब्लैंकेटिंग होता है, चारों तरफ आप उसको घेरा बना दीजिए, हवा प्रॉपर वहाँ आए तो आग धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्टारवेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से यहाँ पे आप आग को बुझा सकते हैं। तो इसमें स्टारवेशन मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, लिमिटिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी स्मूथनिंग है, पोरिंग वाटर यानी कूलिंग है, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल यानी ये आपका स्टारवेशन है, रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर या तापमान में कमी वो कूलिंग के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड इफर्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च होता है। इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। मेक श्योर सेफ्टी इज अ पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, सुनिश्चित करें सुरक्षा जो है श्रम अनुबंधों का हिस्सा हो। एग्रेसिव क्लेम्स हैंडलिंग, आक्रामक दावों से निपटना। गुड इंश्योरेंस कवरेज यानी अच्छा बीमा कवरेज आप ले लें। या इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण का आपको कार्यक्रम करना चाहिए। देखिए, उस चीज़ से कॉस्ट, मनी, टाइम, इफर्ट सबसे बचने के लिए आप ये सब चीज़ करेंगे, इन सब में आपका क्या लगेगा, पैसा लगेगा। लेकिन जो 4th वाला पोस्टर है, जब आप इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम रखेंगे जिसके तहत आप लोगों को जागरूक करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा एंड वहाँ पे इंजरी एंड इलनेस भी आपके यहाँ कम होगी। तो इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन परत जो है वो बनी होती है। तो ओजोन परत के बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे भी हमारी रक्षा करती है। एक ऑक्सीजन एटम से यानी एक ऑक्सीजन के परमाणु से, 2 ऑक्सीजन एटम्स यानी 2 ऑक्सीजन परमाणु से, 3 ऑक्सीजन एटम्स यानी 3 ऑक्सीजन के परमाणु से, या 4 ऑक्सीजन एटम्स यानी 4 ऑक्सीजन परमाणु से। तो ओजोन लेयर जो बनी होती वो बनी होती 3 ऑक्सीजन एटम से, जिसका फार्मूला होता है O3, ठीक है। कुछ इस तरह का ये कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में। अगला क्वेश्चन है 156, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। नए उपयोगी उत्पादों में जो परित्यक्त यानी डिस्कार्डेड मटेरियल हैं, स्क्रैप हैं, सामग्रियों का पुनः प्रसंस्करण कहलाता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल का दोबारा उपयोग करना, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का पुनर्चक्रण, या मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरे का प्रबंधन, या ऑप्शन डी रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के उपयोग में कमी। तो डिस्कार्डेड मटेरियल को नए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे प्लास्टिक से उनको रिसाइकिल करके फिर से कोई यूजफुल चीज़ बना दी जाती है। कुछ और वेस्ट होता है उसको भी इस तरह से रिसाइकिल करके कचरे को या किसी चीज़ को, जैसे घरों में, गाँव में जो कचरे होते हैं और सब होता है उसका कंपोस्ट बना दिया जाता है, तो वो यूजफुल मटेरियल एक बन जाता है। अगला क्वेश्चन 157, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सजीवों का जो उनके पर्यावरण के आसपास का संबंध है, उन सब के जो अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, या इकोलॉग यानी एक्लॉग। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इकोलॉजी आपका पारिस्थितिकी सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं इकोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड दियर एनवायरनमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन दीज रिलेशनशिप्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, एटमॉस्फेयर जो है या वातावरण जो पृथ्वी का है उसमें रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं,
सनलाइट भी आपको मिल रही, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। ठीक है, तो ये सब मिल के जो बनते हैं, क्या बनता है अपना, इन्हीं का जो स्टडी किया जाता है इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट आर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R हैं, रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस, रिजर्व, रीयूज, रिड्यूस या रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण को अगर आपको बचाना है तो सबसे पहले आपको जो गंदगी या कचरे आप करते हैं उनको रिड्यूस करना है, जैसे पॉलीथीन का यूज या कोई भी यूज है उसे कम से कम करिए। अगर करते भी हैं तो उन्हें रिसाइकिल करिए, ठीक है, उनका कोई नया प्रोडक्ट बनाइए, या नहीं बना पा रहे हैं तो उन्हें रीयूज करिए, बार बार उन्हें फेंकिए मत, उन्हें डंप मत करिए इन्वायरमेंट में, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो। तो ये 3 R हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। 159 है क्वेश्चन नंबर। हाँ, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आता है, केमिकल हैजार्ड्स यानी रासायनिक खतरा, फिजिकल हैजार्ड यानी शारीरिक जोखिम या फिजिकल भौतिक हैजार्ड या भौतिक खतरा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड यानी विद्युत खतरा या साइकोलॉजिकल हैजार्ड यानी मनोवैज्ञानिक खतरा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन एंड जो रेडिएशन है ये आपका है भौतिक हैजार्ड या भौतिक खतरा या शारीरिक जोखिम आप कह सकते हैं। शारीरिक जोखिम यहाँ नहीं कहेंगे, हिंदी थोड़ी सी ट्रांसलेशन में गलत हुई है, इसे कहेंगे भौतिक खतरा। ठीक है, क्या कहेंगे, भौतिक खतरा। अगर किसी केमिकल से खतरा है, कोई एसिड है, कुछ और है उससे, तो उसे हम रासायनिक खतरा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से जो आपको उससे झटका लगेगा उसे इलेक्ट्रिक हैजार्ड कहेंगे। एंड मनोवैज्ञानिक खतरे ऐसे होते हैं, कोई चीज़ आपने देख लिया, कुछ ऐसा शौक आपको लगा जिससे आप मानसिक रूप से शौक हो गए या आप कोमा में चले गए, उसको मनोवैज्ञानिक खतरा, मेंटल हैजार्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 160, व्हिच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड्स, मानव प्रेरित खतरा कौन सा है इसमें से, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, साइक्लोन यानी चक्रवात, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक यानी भूकंप। देखिए, चक्रवात, ज्वालामुखी और भूकंप ये मैन मेड हैजार्ड नहीं है, लेकिन भूस्खलन आदमी ही इसे बना रहा है। कंटिन्यू आप पेड़ काट रहे हो, कंटिन्यू आप जो है ज़मीन को इस तरह से अगर खाली छोड़ेंगे तो वहाँ पे लैंडस्लाइड एंड इन सब चीज़ों को चांसेस बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लैंडस्लाइड जो है ये मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड्स है, बाकी जो है वो नेचुरल हैं, चक्रवात, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। अगला क्वेश्चन है 161, व्हिच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, जो लिमिटेड मात्रा में है एंड यूज करते करते एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सोलर ये तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, कंटिन्यू आपको मिले जा रहा है, इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। मीथेन भी आपका रिन्यूएबल है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आपका रिन्यूएबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब होता है जल विद्युत। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोल है यानी कोयला है ये लिमिटेड है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसका क्राइसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कोल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 162 है क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, कौन सी स्थिति काम के लिए क्या है, असुरक्षित है। सपोज करें आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो ऐसी क्या स्थिति या कंडीशन बनेगी जहां काम करना क्या रहेगा, असुरक्षित रहेगा। मीन्स वहां किसी का एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना कुछ भी लग सकती किसी को। ऑयली फ्लोर, गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स या एडेक्वेट वेंटिलेशन। देखिए ये तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए, बट अगर ऑयली फ्लोर है तो कोई स्लिप करके वहाँ पे गिर सकता है एंड उसे चोट लग सकती है, तो ये क्या बनेगा आपका अनसेफ कंडीशन। ऑप्शन ए ऑयली फ्लोर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अगर आपको कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बना के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजार्ड, निम्न में से कौन एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है। ऑकवर्ड पोजीशन यानी अजीब स्थिति, पुअर हाउसकीपिंग खराब हाउसकीपिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी भावनात्मक गड़बड़ी या रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी का गलत लेआउट। देखिए एर्गोनॉमिक हैजार्ड का मतलब होता है कि आपका जो कुछ ऐसी वहाँ वर्कशॉप में पोजीशंस बन जाए टूल्स की, इक्विपमेंट की, मशीनरी की या हाउसकीपिंग में आप कोई चीज़ इधर उधर रखे हो एंड उसके थ्रू किसी को चोट लग जाए या उस पर कोई टकरा के गिर जाए, उसे कहते हैं एर्गोनॉमिक, ठीक है, हैजार्ड या कंडीशन।
तो यहाँ पे जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये एर्गोनॉमिक के अंतर्गत नहीं आता है। ये आदमी का जो भावनात्मक वो है गड़बड़ी, ये मैन मेड है या आदमी का मेंटल कंडीशन की वजह से होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 165, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3Rs। तो अभी हम लोग देखे थे 3R क्या था आपका, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज, ये 3 आपके 3R के कंटेंट थे। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या है, जो नहीं है वही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो रीजनरेट आपका क्या है, 3R का पार्ट नहीं है। ये टोटल 165 तक हम लोगों ने कर लिया। अभी आपके सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपका टोटल 190 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपके निमी एंड भारत स्किल के टोटल क्वेश्चंस हैं। तो ये 10 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आसानी से 25 में 25 सारे क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब आते हैं आपके बोनस क्वेश्चन पे। बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, आप सभी को जिसका आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है GDP, KYC, ATM या TFP। तो इन चारों में क्या राइट आंसर है, कोशिश करिए जो राइट आंसर है उसका आप लोग हमें फुल फॉर्म भी बताइएगा, फुल फॉर्म उसका क्या है। तो जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक एंड रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी वीडियो उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड 10वां पार्ट बिल्कुल मिस ना करिएगा। और इससे पहले अगर आपने 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, उनको जाके वहाँ से आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहेगा चैनल पर। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।